Yes. It got started, guys. तो आज हम देखेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि 11 का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में 11 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, या फिर उसमें सब टॉपिक देखा जाए तो व्हाट इज साइकोलॉजी। इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्या होती है साइकोलॉजी आज के लेक्चर में समझेंगे। उसके बाद साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है आज के लेक्चर में पूरी चीज़ें देखेंगे। अलग अलग डेफिनेशंस कि एक इंसान ने अलग डेफिनेशन दी ऑफ साइकोलॉजी इन द इनिशियल फेज, वैसे ही अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी विचार आपके सामने प्रस्तुत किए और उस हिसाब से हर किसी ने अपनी अपनी एक स्पेशल डेफिनेशन दी साइकोलॉजी को लेकर। तो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज साइकोलॉजी। तुम इसको साइकोलॉजी बोलो या फिर साइकोलॉजी बोलो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ योर टंग। थैंक यू गाइस। हाँ, तो डेफिनेशन क्या है? पहली बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखे जाए तो क्या है, रुको ध्यान से समझो। साइकोलॉजी इज फॉर्मली डिफाइंड एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। अभी यही चीज हर किसी ने अपने अपने अलग अलग तरीके से मांडनी की है, मतलब आपके सामने प्रस्तुत किया मतलब प्रेजेंट किया है। ठीक है, क्या है, किस चीज को स्टडी करता है? आपके मेंटल मतलब माइंड में होने वाले प्रोसेसेस को, और दूसरा आपका जो कुछ भी वर्तन होता है रेगुलर लाइफ में, उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन आपको किस में देखने को मिलेगा? साइकोलॉजी में। क्या अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बाप साइकोलॉजिस्ट। जैसे साइकोलॉजिस्ट लोगों के दिमाग में आता है तो उन्हें लगता है कि बाप दिमाग पढ़ने वाला प्राणी आ चुका है। बट एक्चुअली में वो दिमाग पढ़ने वाला प्राणी नहीं होता है, वो बस किसी के बिहेवियर को देख के यही पता लगा सकता है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ होगा और उस कौन सा एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से वो आज ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आपके प्रेजेंट बिहेवियर के पीछे आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस छुपे हुए रहते हैं। तो बस उसी के बेसिस पे वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में बिहेवियर्स बताते हैं। ठीक है, बाद में वो ना आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना आपका दिमाग पढ़ सकते हैं। ये सारी भ्रम और डार्क ट्रूथ जिसको बोलते हैं, इन चीज़ों को दिमाग में रखना। ठीक है, अगर दिमाग पढ़ना है तो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, या फिर उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ाई करना पड़ेगा। बेसिकली साइकोलॉजी डज नॉट टेल यू टू रीड एनीबॉडीज माइंड। ठीक है, हाँ, तो आगे देखो क्या है साइंस। इट यूजेस रिसर्च ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड एंड एक्शन। अब देखते अगर इंसान को हम पहचान जाते तो क्या हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। दैट्स व्हाट द साइकोलॉजिस्ट टेलिंग यू कि भैया ये एक रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद तुम किसी इंसान को बता सकते हो कि वो कैसा है, उसके बाद तुम उसे समझ सकते हो कि वो कैसा है। देन उसके तुम माइंड को और एक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद ही तुम बता सकते हो। ठीक है, उसके लिए तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चाहे वो क्लिनिक में होगा, हॉस्पिटल्स में होगा, या फिर जनरल सोशल लाइफ में ऑब्जर्वेशन होगा। इसलिए तुम ऑब्जर्व करने के बाद ही चीज़ों को बता सकते हो। तो क्या क्या ऑब्जर्व करना है हमें? ह्यूमन के माइंड को ऑब्जर्व करना है, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करना है। वही हमें बताती है कि ह्यूमन दो तरीके से एक्शन करता है, जो कि आगे हमें पता चलेगा। देखो अभी क्या क्या समझने में मदद करता है। ये थिंक करने में हमको मदद करता है, दूसरा फील करने में मदद करता है, एक्ट करने मतलब बिहेव समझने में मदद करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करने में ठीक है, अंडरस्टैंड, बट हमें उन्हें समझने के लिए अब इंसान क्या क्या करता है, थिंकिंग प्रोसेस में क्या क्या करता है। एक तो रिमेंबर करता है, दूसरा सीखता है, लर्न करता है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब वो कैसे करता है, क्यों करता है, वो समझने के लिए साइकोलॉजी का यूज होता है। दूसरा फील करने के लिए, क्या फील करने के लिए? अब एवरीबडी हैज फीलिंग्स, जैसे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, एंग्जियस हो, गुस्सा हो, एंगर हो, हर चीज़ अलग अलग इमोशंस है, लव है, हेट है, ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं। तो ये फीलिंग समझने को हमें साइकोलॉजी हेल्प करता है, ना कि पढ़ने के लिए। नेक्स्ट एक्ट मतलब बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग हो गया, रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, किसी के साथ तुम कैसे बर्ताव करते हो, तुम्हारे पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। अभी तुम्हें तो नहीं होंगे हस्बैंड वाइफ, हाँ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, है ना, 11th स्टैंडर्ड में हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं। नेक्स्ट
रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, मतलब अगर कोई तुम्हारे सामने गुस्सा कर रहा है तो तुम उसके गुस्से पे रोते हो, गालियाँ देते हो, धोते हो या फिर भाग जाते हो, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो आप कैसे बिहेव करते हो, ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ना कि माइंड रीडिंग के लिए। हाँ, अब साइकोलॉजी किस में हेल्प करता है? साइकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, मतलब हमें खुद को भी समझने को मदद करता है, और दूसरा हमें दूसरों को भी समझने को मदद करता है। लोगों को लगता है साइकोलॉजी मेरे को आ गई तो मैं बस लोगों को ढूंढता बैठूंगा, खुद को समझने की थोड़ी भी तकलीफ नहीं लूँगा, तो लेनी पड़ेगी। हाँ, एंड क्या हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, हम क्यों करते हैं और क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का ढूंढने में हमें साइकोलॉजी मदद करती है। ठीक है, तो बेसिक समझ में आया, ये हमने समझा हुआ है बेसिक। अब आगे देखो हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। सबसे पहले बात यह है कि साइकोलॉजी डिड नॉट इमर्ज डायरेक्टली एज अ साइंस, मतलब वो ऐसा है ना, पहले ही आते ही हाँ मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट हूँ, मुझे साइंस समझो, ऐसे शुरू में साइकोलॉजी का कोई भी अस्तित्व नहीं था, ना कोई उसका क्या कहते हैं ना, पहचान थी वैसे। तो क्या हुआ, इट स्टार्टेड एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, मतलब फिलोसॉफी की जो ब्रांच थी, पता है इन फिलोसॉफी की जो लाइफ के ज्ञान देते हैं, फिलोसॉफीज बड़े बड़े बातें उसमें लाइफ सिखाने वाली सारी चीज़ें, तो उसी चीज़ का छोटा सा पार्ट था हमारा साइकोलॉजी, उसी के अंडर पढ़ा जाता था, सिखाया जाता था बाय फिलोसोफर्स, बाय साइंटिस्ट्स। बट इट गेला, हाँ, इट इवॉल्व एज अ सेपरेट ब्रांच इन द लेट 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी में इसको अलग किया गया एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ओके, कब? 19वीं शताब्दी। अब उसका भी आगे डिटेल में बताऊंगा। शुरू में क्या था, शुरू में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती थी 2 ग्रीक वर्ड से, मतलब 2 ग्रीक वर्ड को मिला के ये टर्मिनोलॉजी बनी है। तो पहला है, रुका तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ, साइकोज। ठीक है, अब साइको और साइकी, ये दोनों वर्ड का मतलब तुम साइको भी बोल सकते हो, साइकी भी बोल सकते हो। इसका मीनिंग क्या था? सोल। शुरू में इसका मीनिंग था सोल, लोगों को सोल लगता था। बाद में इसका मीनिंग बन गया लेटेस्ट में माइंड। सोल को ही माइंड कहने लगे। सोल मतलब आत्मा, माइंड मतलब मन। तो मन का अभ्यास करना है हमें, आत्मा का अभ्यास नहीं। दैट्स व्हाई इट लेटर चेंज्ड एज अ माइंड। दूसरा है लोगोज। क्या? लोगोज मतलब साइंस और ब्रांच ऑफ नॉलेज। तुम कोई भी लॉजी उठा लो, बायोलॉजी उठा लो, फिजियोलॉजी उठा लो एंड जूलॉजी उठा लो, जिसको लॉजी लगा। लॉजी का मतलब है साइंस। ग्रीक में अगर तुम्हें साइंस बोलना है तो ग्रीक वर्ड में तुम्हें बोलना पड़ेगा लोगोज। तो इसलिए उसका मीनिंग बन गया साइकी, लोगोस का मिलके बन गया साइकोलॉजी। हाँ, ये क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है, ग्रीक वर्ड से आया ना सब। थैंक यू। नेक्स्ट, अब साइकोलॉजी का सिंबल क्या है? साइकोलॉजी का सिंबल है ये PSI, पाई। आपने देखा होगा पाई। अब पाई क्या है? पाई अल्फाबेटिक लेटर है। किसका? ग्रीक का। हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स कौन से हैं? ABCD, ऐसे हमारे 28 अल्फाबेट्स हैं, बराबर? 26 अल्फाबेट्स है। तो हमारे टोटल 26 अल्फाबेट्स है। 26 अल्फाबेट है इंग्लिश में। तो वैसे ही हमारा 23rd नंबर का अल्फाबेट है ग्रीक अल्फाबेट्स में। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, लैम्बडा, ये सारे क्या है? ग्रीक के सिंबल्स, ग्रीक के अल्फाबेट्स है। वैसे 23rd नंबर का हमारा है पाई, ये सिंबल, इसे कहते हैं पाई, जो कि 23rd नंबर पे है टेबल में उनके। तो इसका ही मतलब है साइकोलॉजी। ये दिख गया कि समझ लेना, इसका सिंबल है माइंड। माइंड दिखा कि ये सिंबल दिखना, ये सिंबल दिखा कि माइंड याद आ जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। फिर से बता रहा हूँ, साइकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट। उन्हें समझना है, जज नहीं करना सिखाता है साइकोलॉजी। समझना सिखाता है कि हाँ, अगर वो रो रहा है तो कुछ ऐसी घटना घटी है जो उसे हर्ट की होगी, तो उसका वो रिस्पॉन्स है। ये समझाना तुम्हें सिखाती है साइकोलॉजी, ना कि जज करना, रोतड़ू है ये तो। नहीं, तुम नहीं कह सकते साइकोलॉजी में ऐसा किसी को। थैंक यू।
कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। धन्यवाद। हाँ, अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हमने देखा कि साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ था। अब किसने किया था? विलियम वुंट बाबा। दिस इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी यू कैन से, है ना? क्यों कहते पता है क्या? क्योंकि इन्होंने ईयर 1879 में क्या किया था? पहली बार हमारे साइकोलॉजी को एक लैबोरेटरी में, मतलब उसकी लैबोरेटरी ओपन की थी। तो कब हुआ था ये? 1879 में। दैट इज वाई हमारा 1879 इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उन्होंने कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे विलियम वुंट बाबा ने पहली बार साइकोलॉजी की अलग लैबोरेटरी खोली थी। बाकियों के पास फिलोसॉफी की लैबोरेटरी थी, साइकोलॉजी की, बायोलॉजी की थी, जूलॉजी की थी, फ्लावर्स की थी, मतलब हर चीज़ की लैबोरेटरी थी, बट हमारे साइकोलॉजी की लैबोरेटरी ही नहीं थी। तो विलियम बाबा को लगा चलो हम भी खोल देते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे स्टडी करना था। पहला पॉइंट कि वो क्या स्टडी कर रहे थे वहाँ पे? कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। अब कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। पहले तो समझो कि उन्होंने दे इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, द टर्म रेफर्स टू द अवेयरनेस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे मेंटल ऑर्गेनिज्म, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, उसमें एग्जैक्टली कौन सी एक्टिविटीज होती है, उस चीज़ के अवेयरनेस के लिए ये टर्म इंट्रोड्यूस की है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, दूसरा क्या है उन्होंने? ही यूज्ड, उसके लिए उन्होंने ही यूज साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि रिएक्शन टाइम, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो साइंटिफिक मेथड यूज की। अब जिस चीज़ का भी साइंटिफिक स्टडी हो रहा है उसकी एक लैबोरेटरी होती है, और लैबोरेटरी होने के बाद मतलब प्रूफ हो जाता है कि भैया वी हैव साइंटिफिक सब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। तो लोगोस और साइक का मिला के बन गया हमारा साइकोलॉजी, एक सेपरेट टर्म। कब बना था 1879 में। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। हाँ, तो ये भी बात याद रखना, विलियम वुंट हमारे जर्मन फिजिशियन एंड फिलोसोफर थे। समझ रहे हो? मतलब एक फिजिशियन और फिलोसोफर ने पहली लैबोरेटरी खोली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट कैन बी, मतलब मोस्टली बेसिक लोगों को पता ही होता है, 10वीं में तो नहीं है, बट एज एन 11th स्टूडेंट यू मस्ट नो विलियम वुंट बाबा। धन्यवाद। आगे देखो, अब हमारे आए दूसरी डेफिनेशन लेके डॉक्टर सिगमंड फ्रूड, या फिर फ्रूड, या फिर फ्रेड, तुमको जो बोलना है बोलो, डिपेंड्स ऑन यू। ये कौन थे? ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। क्या थे वो? फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। अब इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने बेसिक सी डेफिनेशन दी। कहा गई? हाँ, अरे अटक गया। एक सेकंड गाइस, तुम सिगमंड फ्रॉड को देखो। फ्रॉड नहीं है वो, फ्रेड है। अटक गया ये। अभी नहीं अटकेगा। हाँ, तो सिगमंड फ्रेड का तुमने देख लिया अच्छे से फोटो, अब ध्यान से देखना। इनका कहना था, फ्रेड इंट्रोड्यूस साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। मतलब अभी हमारे विलियम दादा ने कहा कॉन्शियसनेस, फ्रेड दादा बोल रहे हैं अनकॉन्शियसनेस। अब अनकॉन्शियसनेस में उन्होंने क्या कौन सी चीज़ों का इंट्रोड्यूस किया कि भैया यू हैव अनकॉन्शियस माइंड, जो कि आपके डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस इम्पल्सेस contributes to the development of adult personality and behavior। ठीक है, अब उनका कॉन्शियसनेस का था। इनका कहना है कि तुम्हारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो कि पास्ट में हुए थे और जो अनकॉन्शियस लेवल पे आपके इम्पल्सेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपके अडल्ट पर्सनालिटी, मतलब आपकी प्रेजेंट पर्सनालिटी पे और आपके बिहेवियर पे। दैट्स वाई उन्होंने अनकॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया।
अब अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती है? एक हिडन डिज़ायर्स, दूसरा आपके फियर्स, और कुछ सप्रेस डिजायर्ड एंड इम्पल्सेस जो कि आपके प्रेजेंट मोमेंट पे ट्रिगर हो जाती है। आप कहते हैं ना, पता नहीं मुझे इस मोमेंट पे गुस्सा क्यों आया, पता नहीं व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्टैंड ओवर हियर। फॉर एग्जांपल, आपके क्लासरूम में आपको किसी ने खड़ा किया, किसी मतलब सर ने ही खड़ा किया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उस मोमेंट पे आप थोड़ा डरे से, आपको आंसर आता है बट फिर भी आप डरे हुए हो। अब बताओ कि आपको आंसर आता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कौन सी चीज़ है जो आपको अभी ट्रिगर कर रही है? तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी आपने आपके पास्ट लाइफ में किए होंगे, विच आर अफेक्टिंग यू एट दिस मोमेंट, जिसमें आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके पैर शिवर कर रहे हैं। इवन दो यू नो द आंसर, आप डर के आंसर दे रहे हो, और साइड वाला सोच रहा है भाई ये डर क्यों रहा है, अगर सर ने इसे उठाया, पूछा, इसको आंसर भी पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा, वाई हैज़ ही गॉन ब्लैक? तो उसके पीछे अनकॉन्शियस चीज़ों का हाथ है। यही समझाने के लिए हमारे सिगमंड दादा आगे आए। देखो अब यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिखाता मैं, बहुत सारे लोगों ने माउंटेन देखा होगा। द पेन आई शो, द पेन आई एक्चुअली एक्सपीरियंस, मतलब द लव आई शो, द लव एक्चुअली आई लव दिस मच, मतलब ऊपर दिखता है, ऊपर जितना दिखता है अंदर उतना ही ज़्यादा गहराई में होता है ना। ऊपर जितना माउंटेन थोड़ा दिख रहा है, उससे भी 2 गुना 3 गुना 10 गुना नीचे से है, क्योंकि जिसके जड़ें मजबूत हो वो तो ऊपर कम ही दिखेगा, मतलब कम दिखेगा, वैसा उनका कहना है। तो उन्होंने कॉन्शियसनेस को भी बात की, प्री कॉन्शियसनेस जो जिसको हम सबकॉन्शियस भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा अनकॉन्शियस वाला ब्रेन। ठीक है, तो अब इनके हिसाब से इन्होंने अनकॉन्शियस पे फोकस किया। अब हम देखते हैं आगे, हु इज़ आगे। हाँ, नेक्स्ट इज जॉन वैटसन। जॉन वैटसन, क्या लगता है इन्होंने कैसे किया? ही इज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु रीडिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इनके हिसाब से इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उन्होंने कहा साइंस ऑफ माइंड, है ना। अब इन्हें ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें उन्होंने क्या लेटेस्ट डेफिनेशन दी, टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, मतलब सेम चीज़ बस अलग तरीके से। अब इन्होंने उसमें 2 चीज़ें बताई हमें कि भैया बिहेवियर 2 तरीके के दिखाए जा सकते हैं। पहला बिहेवियर है ओवर्ट बिहेवियर, दूसरा बिहेवियर है कोवर्ट बिहेवियर। अब ओवर्ट बिहेवियर मतलब कौन सा बिहेवियर? जो आपको दिखाई देते हैं। दैट इंक्लूड्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेस लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड फाइटिंग। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आपको दिख जा रहा है कि हाँ, व्हाट बिहेवियर आई एम शोइंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, आई एम गेटिंग एंग्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। अभी मैं नाचूँ तो आपको नाचता हुआ दिखेगा। सो दिस ऑल आर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। फिर दूसरा बोलते हैं वो कोवर्ट बिहेवियर। अब कोवर्ट बिहेवियर से इनका कहना है कि ऐसे बिहेवियर जो आपको दिखाई नहीं देते बट एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं अंदर से, अंदर वाले बिहेवियर्स जो कि इजीली ऑब्जर्व नहीं होते। इट इंक्लूड्स रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ऐसे रिस्पॉन्सेज जो डायरेक्टली नहीं दिखाई देते, जैसे कि आप फील कर रहे हो। चलो मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को आपके बारे में लव फील हो रहा है, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, तो मुझे आपके लिए लव फील हो रहा है। हाँ, फील हो रहा है, देखो। कैन यू ऑब्जर्व दैट? नहीं, तो इसे कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर, जो कि अंदर ही अंदर होता है बट एक्चुअली में दिखता नहीं है, जिसे बता के बयां करना पड़ता है। नेक्स्ट इज थिंकिंग। ठीक है, कोई भी शांत इंसान, लोग बोलते हैं कि भैया वो शांत बैठा हुआ, एक्चुअली शांत इंसान ही ज़्यादा सोचता है ना। बोलने वाला तो सोच नहीं रहा है, क्योंकि वो सोच खाली नहीं बैठा दिमाग में, नहीं, वो ऊपर से बिहेवियर दिखा रहा है, सोच के बात कर रहा है। पर खाली बैठा हुआ इंसान ज़्यादा सोच रहा है। ये बात सबको पता है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। रिमेंबरिंग मतलब याद करना, या फिर फॉरगेटिंग, है कि नहीं? कैसे पता चलता है? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप भूल चुके हो, वो अंदर ही अंदर प्रोसेस हो चुकी है। दैट्स वाई ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर, these 2 behaviors are there. Then he introduced us new model, that is SOR model. अब S किस लिए स्टैंड करता है? S stands for stimulus, O stands for organism and R stands for response. मतलब क्या? स्टिम्युलस जो चीज़ें आपको रिस्पॉन्स देने पे मजबूर करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने गुस्सा किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि लॉकडाउन लगने वाला है,
तो वो चीज़ हमारे ऑर्गेनिज्म में पहुंचती है, मतलब ब्रेन में पहुंचती है, हमारे दिमाग में पहुंचती है, और वो पहुंचने के बाद प्रोसेस होने के बाद हम क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं, मतलब रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है कि चलो चलो जल्दी पेट्रोल भर लो, चलो चलो जल्दी घर में खाना दाना अन्ना पानी सब भर लो, मतलब राशन भर लो हमारे पूरे महीने का, सो दैट लॉकडाउन भी लग गया तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो अनाउंसमेंट आई, हमारे ऑर्गेनिज्म में गई, और ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद हमने उसमें रिस्पॉन्स दिया। अगर उन्होंने कहा कि चलो चलो आज नोटबंदी होने वाली है, तुम्हारी 500 के नोटा बंद हो जाने वाले, तो हमारे ऑर्गेनिज्म ने वो कैप्चर किया, तो हम सीधा सीधा हमारे एक्शन क्या निकली, वी वेंट टू द बैंक और हमने सारे के सारे पैसे जमा कर दिए। दैट वॉज द मॉडल। अब आप कहोगे सर यही तो नॉर्मल इंसान को भी पता होता है, तो हाँ बस उसी को एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके प्रूव किया। तुम भी प्रूव करो, तुम भी साइंटिस्ट बन जाओगे। थैंक यू। अब आगे देखो, ठीक है। अब उन्होंने इसी चीज़ में कौन सी चीज़ आपको प्रोड्यूस की, उन्होंने बताया मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है। अब इन साइकोलॉजी वी स्टडी द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। हियर वी स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि इंक्लूड करता है आपकी थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। वही चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, मेंटल प्रोसेसेस में दो टाइप के बिहेवियर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल बिहेवियर और एक होता है एक्सटर्नल बिहेवियर। जिसमें इंटरनल बिहेवियर में हम मेंटल प्रोसेसेस में क्या है, थिंकिंग है, मेमोरी है, इमोशन है, मोटिवेशन है, अटेंशन है, परसेप्शन। मतलब आप जितना भी अलग अलग डेफिनेशन एक्सप्लोर करने जाओगे, बार बार वही सेम चीज़ अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड। तो अभी किसी भी चीज़ को हम प्रूफ करना चाहते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड होती है। तो क्या वो होता है, एक्सपेरिमेंट। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। जैसे कि हियर इन रिसर्च वी कैन टेस्ट हिज अजम्पशन बाय ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम सैम्पल पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ को प्रूव करना है, इमोशंस को प्रूव करना है, तो आपको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। उस ग्रुप ऑफ पीपल के आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप अज्यूम करोगे और उसी डेटा को ऑब्जर्व करके आप पब्लिश करोगे। सो दैट इज वाई दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी जनरलाइज फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब यही चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके आपको प्रूव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द बिहेवियर इज। दैट इज द साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट, कॉग्निशन। अब कॉग्निशन भी उन्होंने बताया। क्या है कॉग्निशन का कहना? इनका कहना है कि ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s साइकोलॉजी का फोकस शिफ्ट हो चुका था बिहेवियर से कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे। मतलब बाहर जो बिहेवियर है नॉर्मल इंसान का, उस पे से सीधा कॉग्निटिव, मतलब कॉग्निटिव लेवल पे, अंदर के लेवल पे इंसान कैसे प्रोसेस करता है उस चीज़ पे फोकस हो गया था। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन है इंसान का, बट इसके पीछे हमारे ब्रेन में कॉग्निटिव लेवल पे कौन से थॉट्स हुए होंगे, कौन सी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हुई होंगी जो हमें प्रेजेंट मोमेंट पे रिएक्शन देने को मजबूर कर रही है। दैट्स व्हाट इज प्रेजेंटेड इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट स्टडीड प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इन साइकोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों पे ज़्यादा स्टडी की, किस चीज़ पे, परसेप्शन के इंसान कैसे परसीव करता है इंफॉर्मेशन, दूसरा कैसे सोचता है, और तीसरा उसकी मेमोरी कैसे स्टोर करती है, फॉरगेट करती है, फिर जो कोई भी चीज़ है उस पर कैसे इंटरेक्टिवली ऑब्जर्वेशन करती है, डेटा कलेक्ट करती है ना ऑब्वियसली, ठीक है। फिर वही चीज़ें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। दैट्स हाउ। तो कौन सी चीज़ें ब्रेन में चलती है, परसेप्शन कैसे करता है, थिंकिंग कैसे करता है, मेमोरी कैसी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी कैसी है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी द इनर प्रोसेस दैट ट्रिगर द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सिंपल वही बात बता रहा हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हमारे अंदर के प्रोसेसेस पे काम करती है जो हमें ट्रिगर करती है रिस्पॉन्स देने के लिए किसी भी रिएक्शन के तौर पे, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। जब तक हमें स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक हमारे ऑर्गेनिज्म पे चीज़ पहुंचेगी नहीं, और चीज़ पहुंचेगी नहीं तो हम रिस्पॉन्स देंगे नहीं। तो नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्स।
मैंने तुमको गुलाब जामुन दिया तो तुम्हारे मुंह में पानी आने मुंह मनता है। पानी नहीं आया इसका मतलब समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? पानी पसंद नहीं है, सॉरी गुलाब जामुन पसंद नहीं है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब इसमें आपको समझना क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हुई अलग अलग उनकी डेफिनेशंस। ओके, तो अगले पार्ट में हम देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव, है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी की इंडिया में साइकोलॉजी को कैसे कैसे डिफाइन किया गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई थी, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप ये वीडियो देखो या फिर ये वीडियो देखो। स्टे ट्यून्ड विद द माइंड स्टेशन विद द विक्रम। थैंक यू। हाय, देखो ये वीडियो देखो, क्लिक करो, कुछ नहीं आगे। पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है नहीं।